नमस्कार दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में मैं एक कड़ी और लेके आया हूँ। आज का जो बिंदु है, आज का वीडियो है, ये बहुत ही मज़ेदार और रुचिकर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और आप जानते भी हैं कि संस्कृत एक शुद्ध वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसकी जो रचना की गई है वो वैज्ञानिक आधारों पर की गई है। दूसरी चीज़, संस्कृत में जब अंक निर्धारण होता है, अर्थात आप जब संस्कृत विषय से परीक्षा देते हैं और आपको अंक हासिल होते हैं, तो इसमें अंक गणित विषय की तरह आपको प्राप्त होते हैं। संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक होने के पीछे तर्क क्या है, वो ये है कि इसमें व्याकरण की रचना है वो सूत्रों के माध्यम से की गई है। इसलिए संस्कृत की व्याकरण को सीखना, समझना अन्य विषयों की व्याकरण से ज़्यादा सरल रहता है, क्योंकि इसमें आपको लंबे चौड़े परिभाषाएं, सिद्धांत रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें सिर्फ आपको सूत्र समझने पड़ते हैं। यदि आपने सूत्र की व्याख्या और उसका भावार्थ समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा चैप्टर कुछ गिने चुने सूत्रों के माध्यम से आपने जान लिया है। आज का जो टॉपिक है वो भी इसी प्रकार के सूत्र से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर मैंने जो शीर्षक आज डाला है वो है माहेश्वर सूत्राणी। और अक्सर मैंने देखा है कि छोटी कक्षा में, जैसे कि अपन मानते हैं तृतीय भाषा की शुरुआत हम छठी क्लास से करते हैं और छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक इसको विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। हालांकि संस्कृत माध्यम के जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर 3rd क्लास से ही इनका अध्यापन शुरू करवा दिया जाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ विद्यार्थियों को महेश्वर सूत्रों की जानकारी नहीं दी जाती है। इसी प्रकार जब कॉम्पिटिशन की तैयारी प्रतिभागी करते हैं तो वहाँ पर भी महेश्वर सूत्रों को अनदेखा किया जाता है, इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। मैं ये कहूँगा कि इनको आपको बहुत ज़रूरी रूप में सीखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत को, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा था, यदि आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप इसको सही रूप में नहीं समझ पाते हैं, ना ही आप सीख पाते हैं। तो ये मेरा क्रम था। पहले वीडियो जो मैंने बनाया वो वर्ण विचार का था। उम्मीद है आपने उसे देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वर्ण विचार वाले वीडियो का आप जरूर देख लें, क्योंकि वर्ण विचार यानी कि वर्णों की यदि आपको जानकारी नहीं है तो फिर महेश्वर सूत्रों को याद करने में दिक्कत आएगी। हाँ, यहाँ पर जो व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हैं उनको अटपटा थोड़ा लग सकता है, क्योंकि पहला टॉपिक महेश्वर सूत्र होता है व्याकरण का। क्योंकि व्याकरण शास्त्रों में जो सर्वोच्च स्थान पर मानी गई है वो है पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी। यहाँ पे 2 शब्द आप याद रखें। पाणिनि ये वर्ध व्याकरणाचार्य हुए हैं और इनके द्वारा जो व्याकरण शास्त्र रचा गया उसका नाम है अष्टाध्यायी। अब इसका नाम अष्टाध्यायी क्यों है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही अपनी व्याख्या स्वयं कर देता है। यानी इसमें व्याकरण के सार को कुल 8 अध्यायों में समाहित किया गया है। तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र का जो संबंध है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी से है, या फिर यूं कहें पाणिनि और अष्टाध्यायी से है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो अष्टाध्यायी लिखी है ये पूरी की पूरी महेश्वर सूत्रों पर निर्भर रहकर लिखी है। इनका पहला अध्याय इसी से शुरू होता है, तो हमें भी इनको जानना चाहिए। पहले जब शुरू में मैंने व्याकरण पढ़नी शुरू की थी तो मुझे भी ये चीज़ अटपटी लगी थी और मुझे याद करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब आगे मैंने सूत्रों के माध्यम से आगे के टॉपिक क्लियर किए, प्रत्याहार वाला टॉपिक मैंने पढ़ा और संधि वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, उसको जब मैंने पढ़ा तो इनकी उपयोगिता मुझे समझ में आई और वही उपयोगिता मैं आप लोगों के साथ यहाँ साझा कर रहा हूँ। इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप अत्यावश्यक रूप से शुरू से अंत तक जरूर देख लें। अब यहाँ पर महेश्वर सूत्रों की सबसे पहले हमने चर्चा कर ली कि महेश्वर सूत्रों का उद्गम है वो आपको अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है, और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जो पाणिनि द्वारा रचा गया है। तो एक ये संबंध हो गया इससे। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि पाणिनि ने भगवान महेश, ये भी एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, भगवान महेश। और महेश किनको कहा जाता है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं, भगवान शिव को महेश कहा जाता है। इनकी उन्होंने तपस्या की और इनकी तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव यानी महेश ने इनकी खुशी के स्वरूप इनको वरदान दिया। और बताते हैं कि 14 बार उन्होंने अपना वाद्य यंत्र, और उनका वाद्य यंत्र क्या है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, उनका वाद्य यंत्र है डमरू। उन्होंने उसे बजाया और उन्होंने एक उचित लय और ताल में 14 ध्वनियां निकाली थी, और वे 14 ध्वनियां ही आगे जाकर क्या कहलाई, माहेश्वर सूत्र कहलाई।
महेश द्वारा प्रदान किए जाने के कारण इनको महेश सूत्र कहा गया। वो ये 14 धमनियां हैं, यानी उन्होंने जो जिस तरीके से डमरू को बजाया, उन्होंने 14 प्रकार धमनियां निकाली और उन 14 के अंदर पूरा सार उन्होंने संस्कृत व्याकरण का पाणिनि महोदय को बता दिया और फिर उन्होंने इस पे निर्भर रह करके व्याकरण शास्त्र रचा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो महेश्वर सूत्र है, ये व्याकरण जो वर्णमाला है उसका वैज्ञानिक क्रम है। ये वैज्ञानिक रूप से क्रमानुसार इनको व्यवस्थित किया गया। ये वैज्ञानिक क्रम है वर्णों का, क्योंकि वर्णों से ही पूरी भाषा है वो रची जाती है। तो ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनको हमें याद कैसे करना है। वैसे इनकी संख्या 14 होगी। अगला जो टॉपिक आता है कि इनकी संख्या कुल कितनी है, 14। ये भी आपको दिमाग में रखना है। महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। ये आप साथ में याद रखें तो बढ़िया रहेगा। चतुर्दश महेश्वर सूत्राणी यानी 14। जब भी आप इनको लिखें ये आंकड़ा साथ में जरूर लिख लें, पाणिनि का नाम साथ में लिख लें, अष्टाध्यायी लिखें, भगवान महेश, डमरू, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। मैंने देखा है कि कौन से वाद्य यंत्र का इनसे संबंध है और ये क्या है। तो ये वैज्ञानिक क्रम है, इसका वर्णों के व्यवस्थित करने का एक वैज्ञानिक क्रम है। अब हम देखते हैं कि हमें इनको याद कैसे करना है। अब देखो, मैंने वैसे तो मेरी स्टडी जो रही है, विद्यार्थियों को जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, कभी उनको रटने के लिए मैंने प्रेरित नहीं किया कि आप इन चीज़ों को रटें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें रटनी ही पड़ती है। आप इनको भी ज्यों का त्यों याद करेंगे, लेकिन रट के याद करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें परेशानी होने वाली है। इसलिए आप कोई एक तरीका अपनाएं और उस तरीके के अनुसार इसको याद करने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं भी एक तरीका आपको बताने वाला हूँ, मैं साझा करने वाला हूँ, और आप भी उस तरीके से इसको याद करने का आप प्रयास करें। यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि टोटल जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों को, यानी कि हमने कुल वर्ण पढ़े थे, एक बार उनको रिपीट कर लें। हमने 46 वर्ण पढ़े थे, जिसमें स्वर वर्ण थे 13 और व्यंजन वर्ण थे बचे हुए 33। ठीक है, तो इसमें शुरुआत के 4 सूत्र देखिए, मैंने आप यहाँ पहले से लिख के रखा है, ए ई उ ने। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर शुरू के जो 4 सूत्र हैं वहां पर चारों में स्वर वर्ण शामिल किए गए हैं, ए ई उ ने। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण प्रत्येक सूत्र का, जैसे इसमें न हो गया क, अंग और च, ये जो अंतिम वर्ण है ये इत संज्ञक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा शब्द आप याद रखें कि अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक है, और इत संज्ञक जो सूत्र होता है उसका मतलब होता है कि उस अक्षर का लोप हो जाता है। लोप, जैसे अंग्रेजी में हम कुछ अक्षरों को साइलेंट मानते हैं, यानी कि उनका जब उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि है वो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो दिखता है। ऐसे ही इसमें भी ये दिख रहा है, लेकिन जब हम इनका उपयोग करेंगे और किस काम में इनका उपयोग करेंगे मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वहां पर फिर इनकी वैल्यू नहीं रहेगी, ये हट जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे। इसमें मूल रूप से अक्षर, जैसे इसमें ए ई उ ने, तो यहाँ पे ये हटेगा तो इसमें 3 ही बचेंगे, 3। इसी प्रकार यहाँ इसका लोप होगा तो ये 2 बचेंगे, यहाँ लोप होगा तो ये 2 बचेंगे, और यहाँ लोप होगा तो ये 2 बचेंगे। तो शुरू के 4 सूत्र, अब यहाँ पे हम इसी प्रकार याद करने वाले हैं कि प्रथम जो 4 सूत्र हैं, प्रथम 4, इसमें स्वर वर्णों को शामिल किया गया है। अब इनको काउंट करके देख लें कितने हैं, 3, यहाँ पे 2 5, 2 7 और 2 9। ये मैंने आपको वर्ण विचार वाले टॉपिक में भी बताया था कि मूल स्वर अष्टाध्यायी के अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार 9 ही माने गए हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ए ई उ री और री। वैसे इसका तो दीर्घ रूप होता ही नहीं है, इनके 4 के दीर्घ रूप होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, जिसको अपन बोलते हैं साधारण भाषा में उ और री, इनके 4 के जो दीर्घ रूप है वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यदि हम उनको 4 को शामिल कर लेते हैं दीर्घ वाले, तो फिर इनकी संख्या हो जाती है 13। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम में कौन से ऑप्शन को आप सही मानते हैं। यदि आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें 13 ऑप्शन नहीं है, 9 है, तो आपका उत्तर है वो 9 सही होगा। यानी कि यहाँ पे 9 शवरा आपको मानकर चलने हैं, लेकिन वहां पे यदि 9 ऑप्शन नहीं है और 13 ऑप्शन है, तो फिर आपका ये सही होगा। पिछली वीडियो में एक चीज और मैंने बताई थी कि इनकी कुल संख्या 21 या 22 हो सकती है। वो चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि आपको बताया गया था स्वर वर्ण है, ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत।
तो यहाँ पर लघु और दीर्घ को मिला के इनकी संख्या 13 हो जाती है। और जो दीर्घ होते हैं 8, उन्हीं का एक रूप और होता है जिसको हम प्लुत बोलते हैं। वो यदि 8 और हो जाते हैं तो 13 और 8 यानी ये 21 हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ले होता है इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, तो कुछ विद्वान इसका प्लुत रूप भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसका प्लुत रूप मान लेते हैं, तो वो 1 प्लस हो जाता है और इस प्रकार कुल मिला के इनकी संख्या है वो 22 हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आंकड़े हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है 21 और 22 वाला, बहुत कम चांस रहते हैं इन पे आधारित कोई प्रश्न पूछने का, लेकिन इनमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है। तो यदि 9 ऑप्शन है 13 नहीं है तो आप 9 को सही मानेंगे, और यदि 13 है 9 नहीं है तो 13 ऑप्शन से हो, यानी दोनों में से ये ध्यान रहेगा। और अक्सर विवादों से बचने के लिए जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उसमें 9 और 13 दोनों ऑप्शन नहीं डाले जाते हैं, और यदि दोनों डालते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उस क्वेश्चन का बोनस मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखें। तो ये बात होगी स्वर की। तो शुरू में 4 हो गए, पहले लघु है ए ई उ री ली, ये 5 लघु हो गए, इन 5 से मिलकर 2 सूत्र बन गए। फिर तीसरा और चौथा ए ओ आई औ, इनको हम दीर्घ स्वर श्रेणी के अंदर रखते हैं। वैसे ये संयुक्त स्वर भी माने जा सकते हैं, इनको इन श्रेणी में रखा गया, तो दीर्घ तो इसमें शामिल ही नहीं है। हालांकि जब हम सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं लघु और दीर्घ 2 ही टुकड़ों में यदि हम इनको बांटते हैं तो फिर इनको हम किस श्रेणी में रख लेते हैं, इनको हम दीर्घ में रखते हैं। वैसे ये संयुक्त रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए आप 5वां और 6ठा जो सूत्र है, यानी कि प्रथम 4 ये हो गए, उसके बाद 5 से लेकर के जो 6 तक है उसमें क्या आ रहा है को एक बार हम भूलते हैं तो ये वे रे और ले। आप देख रहे होंगे इसमें आपके आ रहे हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं ये आपने वीडियो में पहले वाले में देख लिया होगा। अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण वैसे देखा जाए तो हमारे 4 ही होते हैं, ये वे रे और ले। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि यदि आप इसको केवल व्यंजन दर्शाते हैं तो आपको इस रूप में लिखना चाहिए, इस रूप में, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इनका उच्चारण ये वे रे और ले में करते हैं। उस समय इसके अंदर स्वर वर्ण समाहित रहता है, एस इसके अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन जब आप इसको केवल व्यंजन वर्ण के रूप में काम में लेते हैं तो फिर इस हलंत को आपको लगा देना चाहिए, इससे सिर्फ ये व्यंजन वर्ण ही माने जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन सामान्य तौर पे इसमें इनको पूरा लिखा गया है, यानी कि इनके साथ में एस स्वर को जोड़ के इनको लिखा गया है आसानी के लिए। और हमें तो सिर्फ सीखना है, हमें दिखावे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो भी तरीका लागू आपको सीख लेना, क्योंकि हमारी मूल भाषा अब संस्कृत नहीं है, इसको हम थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। और कंपटीशन में खास तौर से रीट के एग्जाम में तृतीय श्रेणी अध्यापक में यहाँ पर इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं इसकी है, क्योंकि ये तो अंतस्थ वर्ण है ही नहीं, अंतस्थ वर्ण ये तो ऊष्म वर्ण की श्रेणी में आता है, तो इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं विशेष तौर पे एक विशेष काम में पड़ती है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे यहाँ पर आपको एक चीज मैं बीच में बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि इनका इस्तेमाल हम प्रत्याहार निर्माण में करने वाले हैं। प्रत्याहार, और ये प्रत्याहार क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनके लिए अलग से वीडियो बनेगा, इसलिए आपको उसे देखना है। तो प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो उसमें 2 प्रत्याहार ऐसे होते हैं जिनमें हमें है कि एक होता है, यानी ये जो है वर्ण है इसको क्यों शामिल किया जा रहा है, एक उसमें है इस नाम से और एक है इस नाम से। उसमें 2 प्रत्याहार होते हैं जिनके निर्माण में है की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए यहां पर इसको शामिल किया गया है। तो इसे आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इसी प्रकार की चीजें हैं जो परीक्षा पूछ ली जाती है, और यदि आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो फिर आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वे रे और ले ये चारों वर्ण अंतस्थ हो गए। ठीक है, यहां तक का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें पेज, 6 हो चुके हैं, अब 7वां सिंगल है और इसमें व्यंजन वर्ण शुरू हो जाते हैं। यहां से आगे आपके व्यंजन वर्ण शुरू हो जाते हैं। व्यंजन तो यही हो गए, देखिए यहाँ पे अंतस्थ वर्ण आ चुके हैं, तो यहां से आपके व्यंजन वर्ण शुरू हो रहे हैं, यहां आपके अंतस्थ हो गए, और यहां पर अब आ रहे हैं पंच जो वर्ग हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। यहाँ पे इनको कु चु टू तो कु भी बोलते हैं वर्ग के हिसाब से, तो उसका पंचम वर्ण यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और पंचम वर्ण यानी 5वां अक्षर, जैसे कै वाली लाइन का 5वां अक्षर ये होता है, ठीक है, चै वाली का ये होता है, उसके बाद तै वाली लाइन आती है तो उसका ये वर्ण होता है, तै वाली लाइन का ये होता है, पै वाली लाइन का ये होता है।
लेकिन इसमें जो क्रम है वो थोड़ा सा इस क्रम से अलग है। इसमें ये पहले आ गया है ये मैं अंगय अनय मैं, लास्ट में मैं है, हालांकि ये संज्ञा लोप होना है इसका, तो इसमें मूल 5 हो गए। तो 7वां वर्ण किसका हो गया? पंचम वर्ण का। देखिए क्रम चल रहा है, ठीक है, क्रम चल रहा है। सबसे पहले हमने स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, फिर हम आ रहे हैं अंतस्थ वर्ण पे, और अब आ रहे हैं पांचों वर्गों पे आ रहे हैं, ठीक है। पांचों वर्गों में पांचों अक्षर ले लिया हमने। उसके बाद आगे वाले जो सूत्र हैं उन्हें आप देखिए, ये वाला और ये वाला, 8वां और 9वां, यानी 8वें से लेकर 9वें तक आपको क्या दिखाई दे रहा है इन सूत्रों में, आप स्वयं इसका अवलोकन करें और सीखने का प्रयास करें। ये और ये क्या है? ये तो इस संज्ञा के लोप होना, इनको आप भूल जाइए। आप यहाँ देखिए 2 अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं, 3 अक्षर यहाँ आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और ये पांचों ही क्या है? चौथे वर्ण है। चतुर्थ वर्ण है, ये कौन से थे? अंतस्थ वर्ण थे। और यहाँ पे ये पंचम वर्ण हो गए, पंचम मैंने लिखा नहीं, आप भी ये प्रैक्टिकल वर्क जरूर करें, रफ पेपर पे काम करना आपको। ये आपका हो गया चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण हो गए यानी चौथे वर्ण, जिसमें से 2 को 8वें सूत्र में काम में लिया गया, बाकी 3 को 9वें सूत्र में। ये हो गया झ भय ये और ढ ढ ध। आप इनका उच्चारण करेंगे बार बार तो ये आपकी जिह्वा पे सेट हो जाएंगे। जब भी आप सूत्र बोलोगे संबंधित अक्षर अपने आप उसमें शामिल हो ही जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 8वां 9वां। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं 10वें सूत्र पे आ जाइए। तो ये अपने आप में सिंगल है, जैसे 7वां सिंगल था उसमें एक ही सूत्र था, तो 10वां भी अपने आप में सिंगल है। और इसमें इसकी आप पहचान करिए कि इसमें क्या है। चौथा वर्ण आ चुका है तो यहाँ पे आना चाहिए आपका तृतीय वर्ण, ठीक है, तृतीय वर्ण आना चाहिए। तो आ ही रहा है, देखो जय बै ग ड द, यहाँ पे ये संज्ञक हो गया। अब यदि आप व्याकरण के क्रमानुसार लिखेंगे तो चौथा वर्ण पहली लाइन का, ये चौथा है, तीसरा आएगा। तीसरा वर्ण पहली लाइन का क्या आता है? क ख ग, यहाँ पे ग हो गया। फिर दूसरी लाइन का च छ, यहाँ पे ज आ जाएगा, च छ ज, और फिर ट ठ ड, फ थ द, और प फ ब। तीसरा वर्ण आ रहा है इसमें, देखो तीसरा पूरा का पूरा आ गया। ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद 11वां सूत्र, और आप देखिए 12वां सूत्र। आप भी इसी प्रकार इनको लिखें जैसा मैंने लिखा है। मैंने एक ग्रुप सा बना दिया, यहाँ पे इन 4 का एक ग्रुप बना रखा है मैंने यहाँ पे, और फिर इन 2 का एक ग्रुप बनाया मैंने, ये वाला इसका सिंगल है, फिर इसका एक ग्रुप बना दिया मैंने यहाँ पर, फिर ये सिंगल है, और फिर यहाँ मैंने ग्रुप बना दिया, और ये एक ग्रुप बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब 11वें 12वें की हम बात करते हैं। तो 11वें 12वें की पहचान करिए। आप क्या देख पा रहे हैं? ये दूसरा वर्ण है, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, यहां तक द्वितीय वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, यहां तक द्वितीय वर्ण आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हो रहे हैं? एक तो द्वितीय वर्ण शामिल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों, ये क्या है? प्रथम वर्ण है। इसका मतलब 11 और 12 जो सूत्र है वो द्वितीय, मैं द्वितीय पहले लिख रहा हूं क्योंकि पहले इसमें द्वितीय वर्ण आ रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही याद करना है, प्रथम, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना। देखिए यहां से हम चल रहे हैं चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। पहला यहां नहीं लिखना, नहीं तो फिर आपका क्रम बदल जाएगा। आपको द्वितीय वर्ण फिर प्रथम वर्ण, उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर शुरू के 5 तो हो गए, आप देख पा रहे हैं। द्वितीय वर्ण हो गए ख, फ, छ, ठ, थ। इनमें क्रम उल्टा हो सकता है, जैसे ख सही है, बाद में 6 आना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें थ आ रहा है, इसमें थ आना चाहिए था, फिर 6 आ रहा है। तो ये क्रम आपको वैसे याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रत्याहार बनाएंगे, या प्रत्याहार की मैं चर्चा कर रहा था, इनकी बहुत भूमिका रहने वाली है संधि को सीखने में, ये हम अलग वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो इनको बनाने में इनका क्रम यही रहना चाहिए, ये सूत्र वाला क्रम रहना चाहिए। यहाँ पे याद करने के लिए आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और उसके बाद प्रथम यहाँ से हो जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये तो एक साथ है द्वितीय तो, लेकिन प्रथम में कितने 11वें सूत्र में है और कितने 12वें सूत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11वें सूत्र में इसमें 3 शामिल किए गए हैं, और आप देख भी सकते हैं कि ये जो समूह है ये सबसे बड़ा समूह है, इसमें पूरे में ये सबसे बड़ा समूह है। इसमें देखिए कितने सारे अक्षर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। बाकी किसी भी सूत्र में 8 अक्षर एक साथ शामिल नहीं किए गए हैं, तो बचे हुए 2 इसमें 12वें में शामिल हैं, ठीक है। अब आप खुद विचार करिए कि स्वर आ चुके हैं, ठीक है, स्वर आ गए, अंतस्थ वर्ण आ गए, पंचम वर्ण आ गए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आ गया। अब बचा क्या है? अब बचे हैं ऊष्म वर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि 13वां और 14वां,
13वां और 14वां जो सूत्र बचे हैं, यहाँ पे मैंने इसका एक अलग ग्रुप बनाया है। ये आपके किसमें आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। और ऊष्म वर्ण में भी आप देखिए यहाँ पे 2 टुकड़े किए हैं, तो पहले में कौन सा शामिल है और दूसरे में कौन सा? तो पहले में 3 श यानी तीनों श को इसमें शामिल किया गया है, और यहां पर एक अक्षर है को। अब यहां पे आप देख रहे होंगे है 2 बार आ गया, यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। ये 2 बार क्यों आ रहा है, इसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं कि है का इस्तेमाल हम 2 प्रत्याहारों के निर्माण में करते हैं। एक तो इसमें अट प्रत्याहार रहता है, और इसमें एक आपका मैंने बताया शल प्रत्याहार, तो वहां पर इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब हम इसके प्रयास पढ़ेंगे ना, प्रयत्न पढ़ेंगे, प्रयत्न आएंगे आगे कि इन अक्षरों को बोलने में कितना प्रयत्न करते हैं, उसमें घोष और ऊष्म नाम, क्योंकि ऊष्म वर्ण में तो शामिल है ही है, और घोष जो कि एक प्रयत्न माना जाता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो घोष और ऊष्म दोनों में इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार इसका इस्तेमाल अट और शल दोनों प्रत्याहारों में होता है, इसलिए यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल 2 बार किया गया। याद रखने वाली बात क्या है के बारे में? याद रखने वाली बात यह है कि इसका आप अट और शल 2 में कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वर्णमाला में जो आ रहा है, वर्णमाला में जो इस है को शामिल किया गया है वो ये है, ठीक है, ये वाला है, ये ध्यान रखना है। वर्णमाला में हम इसको शामिल करते हैं, नहीं कि इसको शामिल करते हैं, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। वर्णमाला में आपका हल वाला है इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब हम यदि आगे बात करें तो यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि ये लय, इसको यहां शामिल करके यहाँ पे एक सूत्र की सिद्धि होने वाली है जिसको रे प्रत्याहार बोलते हैं। रे प्रत्याहार, इसकी व्याख्या मैं उस समय भी करूंगा। रे प्रत्याहार के बारे में कुछ संस्कृत व्याकरणाचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये है, और कुछ इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि यदि हम नाम लें तो कैयट ने रे प्रत्याहार का अस्तित्व माना है, व्याकरणाचार्य कैयट, जबकि व्याकरणाचार्य महेश भट्ट जी ने इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। इस विषय पे हम चर्चा प्रत्याहार वाले वीडियो में करने वाले हैं। यहां पर हमारा उद्देश्य था महेश्वर सूत्रों को समझना। यदि आप हकीकत में ही संस्कृत व्याकरण को सदा सदा के लिए सीखना चाहते हैं, और एग्जाम में यदि आप 95% से ऊपर व्याकरण में नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये सीखने जरूरी हैं, आपको सीखना चाहिए इनको। क्योंकि यदि आप महेश्वर सूत्र सीखते हैं तो इन पे आधारित जो अन्य सूत्र हैं वो आप सीख पाएंगे, और पूरी संस्कृत तो सूत्रों पे निर्भर करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, और काफी रुचिकर भी रहेगा, आपको आनंद आएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। आपको इसी प्रकार कॉपी पेन लेते हुए और आपको लिख करके इसे याद करना है। जब ये चीज याद हो जाए तब आप आगे वाली चीज पे चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, क्रमबद्ध रूप से यदि आप व्याकरण की तैयारी करेंगे तो जैसा कि आजकल वैसे देखा जाए तो गारंटी का युग है भी नहीं भी है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप 95+ हासिल जरूर करेंगे। हो सकता है आप 100% भी हासिल करें, ये सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और नमस्कार।